रंगैया और अनंतम्मा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका रामू नाम का एक बेटा था। अनंतम्मा अपनी बेटे की शादी के लिए बहुत समय से कोशिश कर रही थी। जब सब ऐसे ही चल रहा था, एक दिन रामू गायत्री नाम की एक लड़की के साथ घर आया। माँ, मैं इस लड़की से बहुत पहले से प्यार करता हूँ। तुमसे कहता तो शायद मानती नहीं, इसलिए शादी करके घर ले आया हूँ इसे। ये सुनकर अनंतम्मा को झटका लगा। उसने तो सोचा था कि अगर वो अपने बेटे की शादी करेगी तो एक मालदार घर में, ताकि उसे ढेर सारा दहेज मिले। लेकिन अपनी पसंद की लड़की ले आया तो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। रामू और गायत्री ने जाकर रामू के पिता से आशीर्वाद लिया। वो खुश होकर बोले, जो होना था हो गया, अब खुशी से रहो। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। अब बहुत जल्द हमारी बाहों में एक पोता खेलने के लिए दे दो, बस। उसने प्यार से कहा और दोनों को आशीर्वाद दिया। लेकिन अनंतम्मा अभी भी सदमे में थी। गायत्री एक बेहद मिलनसार लड़की थी। उसके माता पिता की बहुत पहले मौत हो गई थी, इसीलिए वो रामू के परिवार के साथ प्यार से रह रही थी। मगर दूसरी ओर अनंतम्मा हर समय उसे डांटने का मौका ढूंढती थी। सुबह जब गायत्री उठती और रात में जब वो सोती, इस बीच वो हर समय उसे काम में लगाकर रखा करती थी। गायत्री, घर कैसा पड़ा है? इधर आ, चल झाड़ू लगा। मैंने अभी अभी झाड़ू लगाई है माँ जी, कहाँ रह गया गंदा? अनंतम्मा को और गुस्सा आ गया। इसका मतलब मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है ना? क्या बोल रही है? नहीं नहीं सासू माँ, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। फिर तुम क्या कहना चाहती हो? इसे दोबारा करो, तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती हो। इस तरह चिल्लाती हुई वो वहां से चली गई। गायत्री को उसके गुस्से का कारण समझ नहीं आया, फिर भी उसने झाड़ू लगा दी। इस तरह वो गायत्री को एक मिनट भी आराम नहीं करने देती थी। एक के बाद एक काम बताती ही रहती थी। गायत्री थककर चूर हो जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं कर पाती थी। उसकी सास जो कहती वो तुरंत उठकर करती। एक दिन सुबह सुबह सबके उठने से पहले ही गायत्री ने बहुत सारे व्यंजन बनाए और सब कुछ तैयार कर लिया। जब पति और ससुर का खाना हो गया तो उसने कुछ देर आराम करने की सोची, लेकिन तभी अनंतम्मा वहां आ गई और खाने की मेज पर ढेर सारे पकवान देखे। माँ जी आइए, खाना खा लीजिए, मैंने आज कुछ अलग चीजें बनाई हैं, उसने बड़े उत्साह से कहा। अनंतम्मा ने एक पकवान चखा और कहने लगी, ये क्या घटिया पकवान बनाए हैं तूने? फीका है या फिर ढेर सारे मसाले ठूस दिए हैं? इतनी बेकार सब्जी। जब उसने सब कुछ बुरा बताया तो गायत्री ने कढ़ी को चखकर देखा, लेकिन उसे अच्छी लगी। माँ जी, मैंने चखी, अच्छी है ना? अच्छी तो है। अगर तुझे लग रहा है कि अच्छी है तो अपने मुंह में ठूस ले। मेरे लिए दूसरी बना कर दे जल्दी से, समझी? वो गायत्री को भला बुरा कहने लगी। गायत्री ने सारा का सारा खाना जो उसने बनाया था एक बर्तन में डालकर एक कोने में रख दिया और फिर से उस दिन के लिए खाना पकाने में जुट गई। सारे दिन किचन में काम कर करके वो बहुत थक गई थी। रात में जब वो सो रही थी तो उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई दी। गायत्री तुरंत उठी और रसोई में गई तो उसने देखा कि कोने में रखा वो खाना एक जीनी खा रहा है। तो उसने उससे पूछा, आप कौन है जी? खाना बीच में रोककर वो जीनी बोला, मुझे बहुत समय पहले किसी ने शाप दिया था कि जिस दिन मैं किसी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाऊंगा उस दिन श्राप मुक्त होऊंगा। तुम्हारे हाथ का बना खाना इतना स्वादिष्ट था, मेरा श्राप तुरंत चला गया। इसलिए अब तुम मुझसे कोई भी उपहार मांग लो, जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। बताओ ना, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जल्दी से बोलो, उसने गायत्री से पूछा। तब गायत्री ने दिन भर काम में लगे रहने और अपनी सास की यातना के बारे में बताया। तो उस जीनी ने गायत्री को एक चश्मा दिया और बोला, इसे पहनना और फिर सोचना कि तुम्हें क्या चाहिए, तुरंत तुम्हारे सामने हो जाएगा। देखकर वो अदृश्य हो गया। गायत्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और वो वापस जाकर सो गई। अगले दिन सूरज ऊपर चढ़ गया था, लेकिन गायत्री उठी ही नहीं थी। अनंतम्मा जब उठी तो उसने देखा कि सारा काम यूं ही पड़ा है, तो चिल्लाने लगी, गायत्री, गायत्री! वो जोर से चिल्लाई। गायत्री तुरंत उठकर बैठ गई। क्या हुआ माँ जी, क्या हो गया? और क्या होगा, सूरज सर पर चढ़ गया है और महारानी उठी ही नहीं है, वो उस पर चिल्लाने लगी। तब रात की बात याद आई और उसने अपनी सास को दिखाए बिना उस चश्मे को पहना और रसोई में गई और बोली, बाहर की जगह और घर साफ कर दो जरा।
उसने सोचा ही था और 1 मिनट में वो सारी जगह साफ हो गई। ये देखकर अनंतम्मा तो चौंक गई। मैं अभी अंदर गई थी और बाहर आई हूँ, इतनी जल्दी सफाई कैसे कर दी इसने? वो सोच रही थी। आज मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, खाने की तैयारी कर ले, सब कुछ टिप टॉप होना चाहिए, समझी ना? वो फरमाई और जैसे कि उसने कहा था उसकी कई सहेलियां आई। हर सहेली अपनी मर्जी से जो खाना चाहती थी बता रही थी। गायत्री ने रसोई में जाकर चश्मा पहन लिया। वो जो कुछ कहती जा रही थी और सोचती जा रही थी वो बनकर प्रकट होता जा रहा था। बिना किसी देर के वो हर चीज उन्हें देती जा रही थी। जब उन्होंने गायत्री को इतनी स्फूर्ति से काम करते देखा तो बोल पड़ी, अनंतम्मा, तुम्हें कितनी अच्छी बहू मिली है, बड़ी किस्मत वाली हो भाई तुम। और उन्होंने गायत्री के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें की। अनंतम्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो पाया। अनंतम्मा उस दिन के बाद से जब भी गायत्री को किसी मुश्किल में डालने की कोशिश करती तो बात उल्टी उसी के सिर पर आ पड़ती। अब गायत्री उस चश्मे का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए भी करने लगी थी। कानपुर शहर में तुलसी नाम की एक महिला रहती थी, जिसका एक बेटा था। तुलसी पैसों के लिए पागल थी और सामने वाले की आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही उसे सम्मान दिया करती थी। अगर कोई अमीर रिश्तेदार उससे मिलने आता तो वो ढेर सारे व्यंजन बनाती, लेकिन अगर कोई गरीब रिश्तेदार आता तो उन्हें 1 गिलास पानी भी देना उसे गवारा नहीं होता। उसकी ये सारी आदतें देखकर एक दिन उसका बेटा राजीव उससे कहने लगा, माँ, आप किसी को भी उसकी हैसियत देखकर क्यों सम्मान देती हैं? ये सही नहीं है ना माँ, गलत बात है। तुलसी झट से बोल पड़ी, मेरे बेटे, ये कलयुग है, यहाँ ऐसे ही चलता है। अगर तुम कार से किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा सम्मान होगा, साइकिल से जाओगे तो कोई तुमसे बैठने के लिए कहेगा भी नहीं। इसीलिए हैसियत देखकर किसी को मुंह लगाना चाहिए। उसने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। राजीव समझ गया कि वो अपनी माँ का रवैया नहीं बदल सकता। एक दिन तुलसी ने मैरिज ब्रोकर प्रभाकर को अपने घर बुलाया। प्रभाकर, मैं अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। अति उत्तम, मैं आपके बेटे के लिए जल्दी से जल्दी लड़की ढूंढूंगा प्रभाकर, लेकिन याद रखना सिर्फ अच्छी लड़की काफी नहीं, घर वाले भारी दहेज भी दे सके। तुलसी जी, क्या आपको लगता है मैं आपको जानता नहीं? आपके हिसाब की लड़की ही तलाश करूंगा, मैरिज ब्रोकर ने कहा और चला गया। कुछ दिनों बाद प्रभाकर लौट कर आया और बोला, तुलसी जी, आसपास के सभी गांवों में गया हूँ, कुछ तस्वीरें लेकर आया हूँ, देखिए तो जरा। तुलसी अपने बेटे के लिए तस्वीरें देखने लगी। कुछ देर बाद मैरिज ब्रोकर बोला, तुलसी जी, इस तस्वीर को देखिए, ये लड़की सुंदर लग रही है ना? उसने उन तस्वीरों में से एक तस्वीर तुलसी को दिखाई। तुलसी ने तस्वीर देखकर, सुंदरता तो है, लेकिन सुंदरता का चार थोड़ी डालना है, नकद भी तो मिलना चाहिए, वो मिलेगा या नहीं? उसने तस्वीर को देखा और पूछा। तब प्रभाकर बोला, ये लड़की भैया के लिए हर तरह से सूट करेगी। तो देर किस बात की, जल्दी से तय कर दो शादी। तुलसी ने बताया तो प्रभाकर गया और उस लड़की के घर वालों से मिला। वो समझ गया कि वे एक मिडिल क्लास से हैं, लेकिन लड़की जिसका नाम नीरजा था, उसके माता पिता ने प्रभाकर से अनुरोध किया कि किसी तरह उनकी बेटी का रिश्ता तय करवा दे। प्रभाकर मान गया और वापस तुलसी के पास गया। तुलसी जी, जरा थोड़ी सी गड़बड़ है, लड़की बहुत अच्छी है लेकिन वो मिडिल क्लास से है, लेकिन वो लोग इस रिश्ते के लिए बहुत उत्साहित है, घर बार अच्छा है। और फिर प्रभाकर ने नीरजा की तारीफ में पुल बांध दिए। प्रभाकर की बात सुनकर, प्रभाकर, जमाना सिर्फ अच्छे स्वभाव वालों का नहीं है, गांठ में पैसा होना चाहिए। तुम अपने अच्छे व्यवहार से पानी की बोतल खरीद सकते हो क्या? इस रिश्ते को छोड़ो, दूसरा रिश्ता देखो। तुलसी ने करारा जवाब दिया। प्रभाकर नीरजा के घर गया और बताया कि रिश्ता नहीं हो पाया। नीरजा ने जब प्रभाकर की बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। दरअसल कुछ साल पहले तक उनका एक बड़ा समृद्ध परिवार था, लेकिन जमीन जायदाद के झगड़ों के कारण उनका सब कुछ गिरवी रखा गया था। लेकिन भाग्य का खेल, कुछ महीनों बाद ही उन्होंने केस कोर्ट में जीत लिया और उन्हें उनकी सारी जमीन जायदाद वापस मिल गई। पूरे गांव में ये खबर फैल गई और तुलसी के कानों में भी पड़ी। उसने तुरंत प्रभाकर को वापस बुलाया। प्रभाकर, तुमने कुछ दिन पहले हमें नीरजा नाम की लड़की का रिश्ता बताया था, उनसे फिर से बात करो, मैं राजी हूँ इस बार, उसने कहा। प्रभाकर समझ गया कि तुलसी अब इस रिश्ते के लिए क्यों हाँ कर रही है,
क्योंकि अब उनके पास संपत्ति है। यही बात जाकर प्रभाकर ने नीरजा के परिवार को बता दी। पहले तो वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन वे जानते थे कि राजीव और नीरजा बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए उन्होंने आखिर में हाँ कर दी। दोनों की शादी हो गई। नीरजा इस बात को जानती थी कि उसकी सास पर पैसों का भूत चढ़ा है, इसलिए उसने अपनी सास के साथ खेलना शुरू कर दिया। ससुराल पहुंचकर अगले दिन नीरजा उठी और जाकर अपनी सास से बोली, सासू माँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो जरा मेरे लिए एक कप कॉफी बना दीजिए। मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं, आपके घर नौकर भी नहीं। नीरजा के ऐसे कहने पर तुलसी कुछ नहीं कह सकी और चुपचाप जाकर कॉफी बनाकर लाई। सासू माँ, मुझे भूख भी लग रही है, जरा बढ़िया से सैंडविच और ऑमलेट भी बनाकर ले आइए ना। प्लीज सासू माँ, नीरजा ने तुलसी से कहा। तुलसी फिर कुछ नहीं बोली। उसने किचन में जाकर सब कुछ बनाया और नीरजा को परोसा। नीरजा ने तुलसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ गपागप खा गई और फिर बोली, सासू माँ, आप तो बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाती हैं। अच्छा सासू माँ, राजीव और मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मेरे ढेर सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, मैं आऊं तब तक धो दीजिए। उसने बताया और चली गई। अंधेरा हो चला था। तभी तुलसी ने देखा कि राजीव अपने दोनों हाथों में ढेर सारे पैकेट्स लिए चला आ रहा है और नीरजा अपना हैंडबैग पकड़े आगे आगे चल रही है। वो चौंक गई। सिर्फ क्योंकि नीरजा के पास बहुत पैसा था, वो उसे कुछ नहीं बोल रही थी और नीरजा उसका लालच भांपकर उससे रोज कोई ना कोई काम करवा रही थी। तुलसी, जिसका घर पर राज चलता था, अब एक नौकरानी की तरह थी। ये देखकर पड़ोसी सोचते थे कि तुलसी को बिल्कुल ठीक बहू मिली।